हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम क्लबिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक साइन है जो कि आमतौर पे फिंगर्स या पैर की उंगली जिसे हम टोस कहते हैं वहाँ पर ये नज़र आता है। ठीक है, तो आज हम इसका पहले जो है डेफिनेशन क्या है देखेंगे, क्या क्या हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो देखिए, पहले तो हम इसका डेफिनेशन यानी क्लबिंग का मतलब क्या है, ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद क्लबिंग का एग्जामिनेशन कैसे कहते हैं, उसको एग्जामिन कैसे करना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, वो देखेंगे। फिर उसके बाद ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग देखेंगे। फिर उसके बाद कॉजेस ऑफ क्लबिंग। एग्जाम में एमबीबीएस एग्जाम्स में राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से लेके मेडिसिन फाइनल ईयर सब्जेक्ट में भी ये पूछा जाता है कॉजेस ऑफ क्लबिंग आमतौर पे वाइवा में, ठीक है। और उसको याद कैसे रखें निमोनिक के जरिए, वो भी हम आपको बताते हैं। फिर फाइनली इसका पैथोजेनेसिस या मैकेनिज्म्स क्या है, क्यों क्लबिंग होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आते हैं डेफिनेशन पे, क्लबिंग कहते किसे हैं। तो देखिए, अगर इंग्लिश का अगर आप डेफिनेशन देखें तो बल्बस एनलार्जमेंट ऑफ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स को क्लबिंग कहते हैं। यानी कि ये जो नेल है, नेल बेड है, ये उंगली की जो नेल बेड है, नेल्स, सो नेल प्लेट है, इसके बाद जो ये स्किन है ये जो है सूजन हो जाती है या बढ़ जाता है इस हिस्सा, ये हिस्सा जो नाखून के जस्ट तुरंत पीछे जो ये स्किन का जो भाग है, इसको हम नेल बेड भी कह सकते हैं। तो ये जो भाग है किसी वजह से अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी स्वेलिंग होने की वजह से जो कंडीशन कहते हैं उसको हम क्लबिंग या फिंगर क्लबिंग कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये पेनलेस होता है, यानी कि दर्द नहीं होता इसमें, और बाइलैटरल दोनों हाथ में होता है, ओके, पैर में भी हो सकता है, ठीक है। फिंगर क्लबिंग और टो क्लबिंग जो भी है फिर क्लबिंग होता है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब इसको हम एग्जामिन कैसे कहते हैं, जब पेशेंट आता है तो हम ये क्लबिंग को एग्जामिन कैसे करें। तो तीन चार इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस है जिससे हमको मालूम करना है। तो पहले देखिए, टैंजेंशियली पेशेंट के फिंगर को ऐसे लैटरली ऐसे देखें, ठीक है। तो नॉर्मली एक एंगल बना हुआ होता है नेल प्लेट और नेल बेड पे, ठीक है। नॉर्मली देखिए यहाँ पर ये जो नाखून है, नाखून और जस्ट उसके बाद जो स्किन है उस पे एक एंगल बना होता है। तो नॉर्मल इंसान में एक एंगल अगर साइड से देखें तो आमतौर पे ये 160 डिग्री यानी कि 160 डिग्री कहते हैं। इस एंगल को लोवी बॉन्ड एंगल भी कहा जाता है, ठीक है, लोवी बॉन्ड एंगल। सो एंगल बिटवीन नेल प्लेट एंड द नेल बेड, ये नाखून और नाखून का जो ये बेस है जो कि आमतौर पे स्किन रहता है यहाँ पे, तो ये जो एंगल है इसे हम लोवी बॉन्ड एंगल भी कहते हैं। नॉर्मली 160 से कम रहता है, 160 से कम रहता है। लेकिन जब यहाँ पर उंगली पर यहाँ पे जो नेल बेड पे यानी कि ये जो डिस्टल पार्ट यानी कि जो आखिरी भाग होता है नेल से पहले वाला, यहाँ पे सूजन होने की वजह से, सूजन होने की वजह से ये एंगल जो है ज़्यादा हो जाता है 180 से ज़्यादा। अगर ये 180 या 190 से ज़्यादा हो, 180 या 190 से ज़्यादा हो, तब हम इसको क्लबिंग कहेंगे। नॉर्मली ये 160 से कम रहता है इस लोवी बॉन्ड्स एंगल, और ये क्लबिंग में 180 से अगर ज़्यादा नज़र आए, ओके, यहाँ पे सूजन होने की वजह से ये एंगल जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्लबिंग कहेंगे। ये एक पहली चीज़ हो गई, लोवी बॉन्ड्स एंगल आपको देखना है। उसके बाद जो है अर्ली साइन में क्या है, आपको फ्लक्चुएशन टेस्ट भी रहता है, फ्लक्चुएशन देखना है। मैं आपको उसका तरीका भी बता दूं। हम एक वीडियो अलग से वीडियो लिए हैं एट द एंड, उसमें हम लगाते हैं कि पेशेंट को कैसे फ्लक्चुएट करके देखना है, वो आप देख लीजिए उसका। और एक दूसरा साइन है, जब साइड से जो हम देखते हैं, एक तो आप एंगल देखते हैं लोवी बॉन्ड्स एंगल, उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लबिंग कहने के लिए, ये देखिए इंटरफैलेंजियल डेप्थ, ठीक है। इंटरफैलेंजियल डेप्थ यानी इंटरफैलेंजियल जॉइंट है वहाँ की जो डेप्थ है उंगली की, अगर आप साइड से देखें, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल फैलेंजियल डेप्थ है, इंटरफैलेंजियल डेप्थ का ये जो डिस्टल इंटरफैलेंजियल डेप्थ है, फिर ये डिस्टल फैलेंजियल डेप्थ है, ठीक है, डीपीडी यानी डिस्टल फैलेंजियल डेप्थ। तो यह नेल बेड के पास जो नेल का जो जंक्शन होता है स्किन पे, वहाँ पर, वहाँ से यहाँ तक आपको डेप्थ देखना है। तो ये नॉर्मल इसमें इंटरफैलेंजियल डेप्थ जो है डिस्टल फैलेंजियल डेप्थ से ज़्यादा होता है आमतौर पे। लेकिन क्लबिंग में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये जो डिस्टल फैलेंजियल डेप्थ है ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सूजन हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है सूजन, कौन से बीमारियों में होती है, हम डिस्कशन करेंगे, पहले इतना याद रख लीजिए। तो ये जब हम साइड से देखते हैं इस तरीके से, इसको
आमतौर पे प्रोफाइल साइन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर एंगल ऐसा ये हो तो क्लबिंग। तो अगर ये डेप्थ रेशियो डिस्टल फैलेंजियल जॉइंट और डिस्टल फैलेंजियल डेप्थ यानी डीपीडी इंटर डिस्टल फैलेंजियल डेप्थ का रेशियो इज टू इंटरफैलेंजियल डेप्थ, अगर ये ज़्यादा हो जाए 1 से तो हम इसको जो है क्लबिंग कहेंगे। ठीक है, तो क्लबिंग कब होगा? अगर ये रेशियो इंटरफैलेंजियल डेप्थ का अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हम क्लबिंग कहेंगे। तो दो चीज़ हो गई, साइड से आप खाली पहले देखना है, एक तो आप ये लोवी बॉन्ड्स एंगल देख सकते हैं, उसके अलावा ये वाला जब भी आपको मैंने बताया ये रेशियो अगर ज़्यादा है 1 से तो क्लबिंग है। फिर तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक साउथ अफ्रीकन कार्डियोलॉजिस्ट शामरोथ साइन कहते हैं इसको, शामरोथ विंडो साइन भी कहते हैं, उन्होंने बताया था शामरोथ विंडो साइन। ठीक है, शामरोथ साइन या शामरोथ विंडो साइन। तो नॉर्मली क्या करना होती है, दो फिंगर्स, ओके, आमतौर पे रिंग फिंगर लो, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर लो, या जो भी यहाँ पे क्लबिंग नजर आए। फर्स्ट क्लबिंग कौन से फिंगर्स में नजर आती है? थंब या इंडेक्स फिंगर में आमतौर पे स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर बाद में दूसरे फिंगर्स में होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं आपको इंडेक्स फिंगर्स से बता रहा हूँ, तो जो नेल्स हैं दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम फिंगर्स के दोनों हाथों के एक साथ ऐसे अपोज करके ऐसे रखें। तो जब हम अपोज करके ऐसे रखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए एक विंडो, एक डायमंड शेप्ड एक विंडो, एक स्पेस नज़र आती है नॉर्मल आदमी में। अगर स्पेस है तो नॉर्मल है, अगर स्पेस नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली क्लबिंग है। तो उसको हम शामरोथ साइन कहते हैं, शामरोथ विंडो साइन। तो अगर ये तीनों चीज़ों में से अगर कोई प्रेजेंट है तो जब हम क्लबिंग कहेंगे। तो क्लबिंग एग्जामिन करने का क्राइटेरिया क्या है? एक तो ये लोवी बॉन्ड्स एंगल अगर ज़्यादा हो जाए, सेकेंड ये रेशियो अगर बढ़ जाए एक से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा इसका डेप्थ है, फिर उसके बाद शामरोथ साइन पॉजिटिव, यानी कि ये तीनों चीज़ों में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो जब क्लबिंग है। तो इसका मेन है। और एक आपको मैंने बताया था फ्लक्चुएशन टेस्ट, जो नेल का हम जो फ्लक्चुएशन देखते हैं वो उतना डायग्नोस्टिक नहीं है, ये डायग्नोस्टिक है। ठीक है, क्लबिंग कहने के लिए। तो नॉर्मली ये जो फैलेंजियल डेप्थ रेशियो देखना है, और ये लोवी बॉन्ड्स एंगल जिसको हम हाइपोनाइस्कियल एंगल भी कह सकते हैं, और ये शामरोथ साइन, ये तीनों चीज़ें क्लबिंग में देखना है। तो हमने डेफिनेशन देखा, एग्जामिनेशन देखा। चलिए अब देखते हैं ग्रेड्स ऑफ क्लबिंग। ठीक है, अभी डिफरेंट टेक्स्ट बुक में आपको डिफरेंट ग्रेडिंग मिलेंगे, कोई जगह 4 ग्रेड मिलेंगे, कोई जगह 5 ग्रेड मिलेंगे। तो आप जो भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का अगर ग्रेडिंग लेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने एक केलीस टेक्स्ट बुक ऑफ रिमोटोलॉजी, वहाँ से हमने देखा है 5 ग्रेड्स हैं। ठीक है, तो पहला ग्रेड है फ्लक्चुएशन सॉफ्टनिंग ऑफ द नेल बेड, यानी पहले ग्रेड में ऑब्वियसली क्लबिंग नहीं दिखती, बस थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है। सेकेंड ग्रेड में इंक्रीज इन द नॉर्मल एंगल, तो जैसे आपने बताया था अभी लोवी बॉन्ड्स एंगल जो 160 डिग्री रहता, उससे ज़्यादा जब खाली एंगल क्लबिंग उतनी ऑब्वियस नहीं दिख रही, लेकिन अगर हम साइड से देखें तो एंगल बढ़ा हुआ है, तो वो ग्रेड 2 है। ये सब माइल्ड वैरायटी है। ग्रेड 3 में बोलते कॉन्वेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, लाइक पैरोट्स बीक अपीयरेंस। ग्रेड 4 में जो क्लब्ड अपीयरेंस, जैसे कि ड्रमस्टिक अपीयरेंस, देखिए पैरोट्स बीक अपीयरेंस जो कि ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 में इस तरह से नजर आते हैं। देखिए पैरोट्स की बीक है, यानी ये तोते की जो चोंच है, उसी तरह नेल पे ऐसा लगता है पैरोट्स बीक अपीयरेंस क्लबिंग में। उसी तरह से ड्रमस्टिक अपीयरेंस, जो कि ग्रेड 4 में आमतौर पे ड्रमस्टिक इस तरह, जिससे ड्रम बजाया जाता है, ड्रमस्टिक। सो ड्रमस्टिक की तरह आपके फिंगर्स भी नज़र आते हैं, टर्मिनल पार्ट, तो उसको ड्रमस्टिक अपीयरेंस कहते हैं। क्लासिकली ये सब चीज़ें देखते हैं लंग का कैंसर में, इसमें भी बाज़ वक़्त जो है क्लासिकली आपको ये टिपिकल साइंस क्लबिंग के नज़र आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली ग्रेड 5 है डेवलपमेंट ऑफ शाइनी और ग्लॉसी चेंजेस इन द नेल एंड एडजेसेंट स्किन विद द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिएशंस। ठीक है, तो यानी कि शाइनी चेंजेस दिखते हैं, ग्लॉसी चेंजेस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लबिंग जो है फाइनल जो स्टेज की होती है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, HOA, हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, बट इस कंडीशन में भी क्लबिंग नजर आती है, जहां पर जो है पेरियोस्टाइटिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स नजर आता है। ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स में न्यू बोन फॉर्मेशन पेरियोस्टाइटिस रहता है, वहां पे होता है। इसको पहले हमने हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता था, क्योंकि लंग कैंसर या लंग ट्यूमर पल्मोनरी कंडीशन की वजह से ये होता था। फिर बाद में इसको फिर से चेंजेस किए गए, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। राइट नाउ इतना याद रखिए, एक कंडीशन है हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इस कंडीशन में भी क्लबिंग नजर आती है, हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, देन
ये तो हो गए स्टेजेस। अब फाइनली आते हैं कॉजेस ऑफ क्लबिंग में। अब काफ़ी कॉजेस हैं, सेकेंडरी कॉजेस हैं, काफ़ी इसके कॉजेस हैं कि क्लबिंग किस वजह से। यूजुअली जो एक ये साइन है, ठीक है, ये एज सच कोई बीमारी नहीं है, कोई अंदर आपके कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है आपकी बॉडी के अंदर, उसका ये रिफ्लेक्शन है क्लबिंग। हम मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे होता है। तो अभी पहले कॉजेस, इसके बहुत से कॉजेस है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है लंग कॉजेस है, यानी कि पल्मोनरी कॉजेस। तो 70% ऑफ केसेस में आमतौर पे लंग है, उसमें से भी सबसे कॉमन है लंग कैंसर। सो दिखने कोई नॉर्मल रहेगा तो बाज़ वक़्त जो है ये लंग कैंसर की एक अलामत हो सकती है, ठीक है। लेकिन घबराइए मत कि हर क्लबिंग लंग कैंसर नहीं हो सकता, बहुत से इसके कॉजेस है जो मैं आपको बता दूं। और उससे पहले मैं आपको एपिडेमियोलॉजी या फ्रीक्वेंसी बताऊं कितना कॉमन है क्लबिंग आमतौर पे। तो उसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, एक 2008 में एक स्टडी हुई थी, उसके मुताबिक 1511 एक अंदाज़ा 1500 पेशेंट्स जो है इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन के अंदर एडमिट हुए थे, ठीक है। तो 1500 पेशेंट्स में से जो है सिर्फ 15 पेशेंट्स को, यानी कि 1% लोगों को जो एडमिट हुए थे उनमें क्लबिंग देखी गई। उन 1% लोगों में, यानी 15 लोगों में से जिनमें क्लबिंग देखी गई थी, उसके 40% यानी कि 15 में से 6 पेशेंट्स को जो है कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई इवाल्वेट करने का, जैसे लंग की कैंसर है या कुछ भी लंग के जो भी डिसीजेस है वो है, या हार्ट के डिसीजेज है, कुछ अंडरलाइंग सिस्टमिक पैथोलॉजी हुई। और बाकी के 60% पेशेंट, यानी कि 9 पेशेंट्स, 15 में से 6 को कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए, और 9 पेशेंट्स को कुछ फर्दर इवोल्यूशन के बाद भी कुछ नहीं, यानी इडियोपैथिक, बगैर किसी कॉज के भी क्लबिंग हो सकती है। तो घबराइए नहीं कि अगर आपका फिंगर, अगर ये आपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डेफिनेटली वो इवॉल्वेट करेगा, लेकिन ये नॉर्मली भी देखी जाती है, जस्ट 1% देखा गया है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ये, बहुत पहले हिप्पोक्रेट्स के ज़माने से, आज से तकरीबन 2500 साल पहले से भी लोगों को क्लबिंग दिखाई गई, और ये क्लबिंग का रीज़न जो है अंदर की कुछ बीमारी हो सकती है। चलिए कॉजेस, अब इसके बहुत से कॉजेस है, इसको याद रखने के लिए बहुत बड़ा अच्छा सा निमोनिक है। तो इसका नाम जो है क्लबिंग, उसके हिसाब से ही हम याद रख सकते हैं क्लबिंग, ठीक है। अब सी फॉर क्या याद रखेंगे। अब देखिए सी से जो है हार्ट के डिसीज, सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है हार्ट के डिसीज, पहले लंग के डिसीज 70%, उसके बाद 15 से 20% जो है हार्ट डिसीज होता है। हार्ट डिसीजेस में जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, साइनोटिक हार्ट डिसीज है, कंजीनेटल हार्ट डिसीज है। तो सी फॉर आप जो है साइनोटिक हार्ट डिसीज याद रख लिए, साइनोटिक हार्ट डिसीज या कंजीनेटल हार्ट डिसीज भी याद रख सकते हैं। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट के 2 या 3 कंडीशन ही याद रख लीजिएगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, साइनोटिक हार्ट डिसीज या कंजीनेटल हार्ट डिसीज, ठीक है। अब यल यानी कि लंग डिसीज, ठीक है, लंग डिसीज जो है, लंग डिसीज। अब इस लंग डिसीज में बहुत से लंग डिसीजेस है। अब इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखने का तरीका है ABCDEF, लंग डिसीज के 6 इंपॉर्टेंट लंग डिसीजेस याद रखें। ए फॉर एब्सेस, लंग एब्सेस, ठीक है। बी फॉर ब्रोंकैक्टेसिस, ब्रोंकैक्टेसिस। सी से कोई बताइए, सी से, हाँ सीओपीडी, बहुत लोग सोच रहे होंगे, बट एक बात बता दूं, सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में आमतौर पे लंग जो है अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल क्लबिंग नहीं नजर आती। अगर सीओपीडी पेशेंट्स में अगर क्लबिंग नजर आ रही है तो इसका मतलब कुछ और दूसरी भी बीमारी साथ में है, जैसे कि लंग कार्सिनोमा भी साथ में हो, या अंदर ब्रोंकैक्टेसिस हो, और ठीक है। तो आमतौर पे सीओपीडी में नहीं नजर आती है, वेरी अनयूजुअल। सो अगर आपको वाइवा में पूछा गया तो यहाँ पे डी फॉर डोंट टेल, डोंट से और डोंट टेल, सीओपीडी, सीओपीडी बताना ही नहीं है आपको, है ही नहीं, यानी सीओपीडी में नहीं होता है, इतना याद रख लीजिए क्लबिंग, ठीक है। अब सी फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रख लीजिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ई फॉर एम्पाइमा, और एफ फॉर फाइब्रोसिस, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट लंग डिसीजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे याद रखना निमोनिक, तो क्लबिंग से ही CLUBBING जो क्लबिंग है उसके ही अल्फ़ाबेट से हम या बना सकते हैं। यू फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पहले जो है लंग डिसीज, फिर हार्ट डिसीज, फिर GI ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके। ये 3 इंपॉर्टेंट्स याद रख लीजिए। सो फिर उसके बाद बी है, बी से आप जो है लंग इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस के बिलियरी सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस, ओके। और एक बी से बर्थ डिफेक्ट या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको याद रख
सकते हैं वैसे याद रख लीजिएगा, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स आपको क्लू दे देगा, CLUBBING, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। और ये जो है ये तो जीआई ट्रैक्ट के कॉजेस हो गए। अब उसके बाद आई से देखिए आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस याद रख सकते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और यन से जो है नियोप्लेसिया, यानी बहुत से कैंसर्स में दिखा जाता है, जैसे कि लंग कार्सिनोमा, मीसोथीलियोमा, ठीक है, नियोप्लेसिया। या इवन नॉर्मल इंसान में भी देखा जाता है। जी फॉर जेनेटिक्स, जेनेटिकल कोई कंडीशंस में भी देख सकते हैं। या उसके अलावा जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम से, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जैसे क्रोन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब चीज़ों में नज़र आता है। तो ठीक है, तो क्लबिंग के कॉजेस ये हो गए। अब फाइनली इसका मैकेनिज्म क्या है, क्लबिंग होता क्यों है, इसका मैकेनिज्म या पैथोजेनेसिस क्लबिंग, ठीक है। बहुत से थेरीज प्रपोज किए गए क्यों स्वेलिंग होती है, भाई लंग कैंसर यहाँ पे होने की वजह से, लंग या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यहाँ पे होने की वजह से क्लबिंग यहाँ पे क्यों होती है। बहुत से थेरीज प्रपोज हुए हैं, उनमें से एक कॉमन है कि 4 वजह से होती है। तो उसको भी याद रखने का एक तरीका बता दूं आपको, HCG आपको ह्यूमन कोरोनरी गोनाडोट्रोपिन, HCG एक कॉमन चीज़ है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, HCG बोल के याद रखिए। H फॉर हाइपोक्सिया, टिश्यू हाइपोक्सिया, ओके, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है। यहाँ पे जो भी कंडीशन में हाइपोक्सिया, सर रेस्पिरेटरी डिसीज में हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया की होने की वजह से क्लबिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेटिंग वेसोडाइलेटर, C फॉर सर्कुलेटिंग वेसोडाइलेटर, कोई वेसोडाइलेटर सब्सटेंस यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है जो कि ब्लड वेसल्स को बढ़ा रहा है, यानी वेसोडाइलेटेशन कर रहे हैं, इससे खून ज़्यादा होकर यहाँ पर हाइपरप्लेसिया वगैरह हो रहा है, इस वजह से यहाँ का टिश्यू बढ़ रहा है। फिर थर्ड होता है जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो। और फाइनली न्यूरो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स, कोई न्यूरो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स है, उस वजह से होता है। तो इसमें ये न्यूरो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स एक बहुत एस्टैब्लिश्ड कॉज है, तो बहुत से स्टडीज़ में प्रूव किया गया है, कोई न्यूरो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स है, उस वजह से यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोलिफरेशन या एवी जो आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस हो जाती है, या एन्यूरिज्म्स नज़र होते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे छोटे छोटे, तो इस वजह से यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेट होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक है कि वेगोटोमी, यानी अगर वेगस नर्व, उसका जो रिफ्लेक्स है एफरेंट वेगस नर्व की तरफ जाता है, अगर वेगस नर्व को हम डिस्ट्रॉय करें तो क्लबिंग कम हो जाती है। कॉस्ट तो कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्लबिंग कम हो जाती है अगर वेगस नर्व, तो वेगोटोमी निकालते वक्त तो न्यूरो सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। उसके अलावा और भी बहुत से थेरीज है, जैसे कि मेगाकार्योसाइट्स, प्लेटलेट्स, मेगाकार्योसाइट्स, ठीक है, जो कि बोन मैरो में बनते हैं आमतौर पे, बोन मैरो से जो ब्लड में आते हैं, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में आमतौर पे पल्मोनरी कैपिलरीज में जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगर पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिसइंटीग्रेट नहीं हो, तो फिर वो बाईपास होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन से आके यहाँ पे डिजिट्स में आने के बाद, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स से जो होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर या वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये रिलीज होके जो टिश्यू हाइपोक्सिया या इसको हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेसिया करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जो भी होता है यहाँ पर सबलिंगुअल टिश्यू, तो उससे प्रोलिफरेट करके भी क्लबिंग होती है। तो ये थे पॉसिबल मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये था क्लबिंग के बारे में आज का हमारा डिस्कशन, ठीक है, धन्यवाद। अब आपको क्लबिंग कैसे हम डिटेक्ट करते हैं बताता हूँ। क्लबिंग जैसे आपको पता है यहाँ पे टर्मिनल फाइलिंग्स पे यहाँ पे स्वेलिंग रहती है, बल्बस स्वेलिंग को क्लबिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो नॉर्मल फिंगर है नॉर्मल आदमी के, तो उसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं क्लबिंग को। पहले जो है हमें ओनाइकोडर्मल एंगल देखना होता है, जिसे हम लुवी बॉन्ड्स एंगल भी कहते हैं। तो एंगल क्या रहता है, ये देखिए ये जो नेल है और ये जो नेल बेड है, ये जो जंक्शन है नेल का और ये नेल बेड का स्किन का, यहाँ पर एक एंगल सा बन जाता है, ठीक है। नॉर्मली अब मैं आपको स्केल के जरिए बता रहा हूँ, नॉर्मली आपको स्केल रखनी नहीं होती है। देखिए ये अराउंड 160 डिग्री नॉर्मली रहता है, ठीक है। अगर जब यहाँ पे स्वेलिंग हो जाने के बाद ये इतना नहीं रहता, ये एंगल बढ़ जाता है, 160 के बजाय ये मोर देन 190 हो जाता है। अगर मोर देन 190 ये एंगल हो गया तो इसे हम कहेंगे क्लबिंग, ठीक है। तो ये क्लबिंग का एक आपको एंगल देखना है, ऐसे स्केल से तो नहीं देखना, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। फिर और एक दूसरा टेंजेंशियली आप जब देखते हैं तो यहाँ इंटरफेरेंजियल डेप्थ देखिए, जो यहाँ पे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे है, तो ये वाला इतना लेंथ देखिए। फिर यहाँ पे नेल बेड के पास भी देखिए, तो दोनों समान ही है, उतना ही है डिस्टेंस। लेकिन जब क्लबिंग होता है यहाँ पे, जब स्वेलिंग होती है, तो ये वाला जो है यहाँ का जो डेप्थ है ये ज़्यादा होगा, इतना होगा, और ये इतना ही रहेगा। तो जब ये रेशियो इसका और इसका अगर 1 से ज़्यादा हो इंटरफेरेंजियल डेप्थ का, तो वो भी एक साइन है। तो 2 टेस्ट हमने देख लिए। फिर तीसरा होता है फ्लक्चुएशन टेस्ट। उसके लिए आपको जो है
जो डिस्टल फिंगर का जो नीचे का जो पल्प है अपने दोनों थंब से इस तरह से सपोर्ट करनी है और मिडिल फिंगर से प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे सपोर्ट करनी है फिंगर को, और इंडेक्स फिंगर से आप नेल बेड पे इस तरीके से रख के अल्टरनेटिवली प्रेस करें। अल्टरनेटिव जब आप प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, एज इफ़ कि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह रहने की वजह से। लेकिन जब अगर क्लबिंग यहाँ पे स्वेलिंग है तो जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन फील होगा इसको, और जो है एज इफ नेल जो है फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग साइन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। फिर लास्ट में एक होता है शॉमर्थ साइन। तो शॉमर्थ साइन के लिए, शॉमर्थ विंडो साइन मोर स्पेसिफिकली इस तरह से रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए एक डायमंड शेप्ड गैप नज़र आएगा नॉर्मली नेल बेड की जगह, ठीक है। जब क्लबिंग होए तो ये नॉर्मल गैप नहीं नज़र आएगा। थैंक यू।